स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द स्लेव डायनेस्टी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 1000 से 1200 AD का दौर नॉर्थ इंडियन टेरिटरी के डोमिनेशन के लिए एक लंबी स्ट्रगल का दौर रहा। इस पीरियड की शुरुआत प्रतिहारा एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से स्टार्ट हुई। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स का राइज हुआ और नॉर्थ वेस्ट से टर्किश इन्वेजन्स देखने को मिले। इन्वेजन्स और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल का ये लंबा समय 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद एंड हुआ। आज इस कहानी में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बाद नॉर्थ इंडिया में सेटअप हुई पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और देखेंगे इस डायनेस्टी के रूलर्स और उनके रूल के बारे में। शुरू करने से पहले ब्रीफ में बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड। दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 के पहले ऐबक मोहम्मद गौरी का एक टर्किक मामलूक जनरल था। मामलूक ऐसे सोल्जर को कहते थे जो एक स्लेव था। 1192 में बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को इंडियन अफेयर्स संभालने के लिए अपॉइंट किया था। 1192 से 1206 में गौरी की डेथ तक ऐबक ने गुरीद डायनेस्टी के एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम किया। गुरीद डायनेस्टी की अगर बात करें तो उनकी शुरुआत महमूद गजनी के वेसल्स की तरह हुई, लेकिन गजनी की डेथ के बाद गुरीद्स इंडिपेंडेंट हुए। गुरीद डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान के गूर में बेस्ड थी। 1173 में मोहम्मद गौरी ने थ्रोन संभाली, जो कि गुरीद डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी के इन्वेजन्स का कारण इंडिया में रूल सेटअप करना था, जबकि महमूद गजनी ने सिर्फ प्लंडर के मकसद से इंडिया को इन्वेड किया। अपने पीक पर गुरीद डायनेस्टी का रूल वेस्ट एशिया के खुरासान से लेकर नॉर्दर्न इंडिया के बंगाल तक फैला हुआ था। मोहम्मद गौरी का कोई सक्सेसर न होने के कारण उसका एम्पायर माइनर सल्तनत्स में डिवाइड हो गया। हर सल्तनत का लीडर एक मामलूक जनरल ही था। इस तरह ऐबक ने इंडिया में 1206 में मामलूक यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक रेन फ्रॉम 1206 टू 1210। दोस्तों, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रोमिनेंट रोल की शुरुआत 1192 से हो गई थी, लेकिन दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर सुल्तान वो 1206 में गौरी की डेथ के बाद बना। सुल्तान बनने से पहले 1192 और 1194 के बीच ऐबक ने गंगा जमुना के ऊपर दोआब को कॉन्कर किया। 1197 में उसने गुजरात के भीमा सेकंड को डिफीट किया, जिसमें अनहिलवाड़ा को कैप्चर किया और कई टाउन्स को डिस्ट्रॉय और प्लंडर किया। 1202 में ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खाजुराहो को भी कैप्चर किया। 1206 में गौरी की डेथ के बाद उसके एक और स्लेव ताज अल-दीन यिल्दिज ने गजनी की थ्रोन को सक्सीड किया। गजनी का रूलर होने के नाते यिल्दिज ने दिल्ली पर भी अपना रूल क्लेम किया, लेकिन ऐबक, जो कि उस टाइम लाहौर में था, उसने यह एक्सेप्ट नहीं किया। इसी समय से दिल्ली सल्तनत ने गजनी से अपने लिंक्स को खत्म कर लिया। तो दोस्तों, देखा जाए तो ऐबक के इस डिसीजन ने इंडिया को अननेसेसरी सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में पड़ने से प्रिवेंट किया। इस डिसीजन का फायदा यह भी हुआ कि दिल्ली सल्तनत अब खुद से डेवलप होने वाला था, न कि किसी आउटसाइड कंट्रीज पर निर्भर होकर। लेकिन ऐबक का रूल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1210 में इंजरीज के चलते उसकी डेथ हो गई। ऐबक को सक्सीड किया आराम शाह ने, जो कि एक वीक रूलर था। आराम शाह को इल्तुतमिश ने डिफीट करके सल्तनत को सक्सीड किया। आइए जानते हैं स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश रेन 1210 टू 1236। इल्तुतमिश ऐबक का सन इन लॉ था। इससे यह पता चलता है कि रूल के शुरुआत में ही हेरेडिटरी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। 1211 में इल्तुतमिश ने अपने सक्सेशन के साथ ही सल्तनत की कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। उसकी फोर्सेस ने 1210 के दशक में बिहार को कैप्चर किया और 1225 में बंगाल को इन्वेड किया। 1220s के दशक के स्टार्ट में इल्तुतमिश ने इंडस वैली रीजन पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर मंगोल्स, ख्वारिज़मी एम्पायर और कुबाचा की नजर थी। ख्वारिज़मी एम्पायर सेंट्रल एशिया का एक एम्पायर था और कुबाचा ऐबक का ही एक स्लेव था।
ख्वारिज़मी और मंगोल थ्रेट के खत्म होने के बाद इल्तुतमिश ने 1228-29 में इंडस वैली टेरिटरी को इन्वेड कर सल्तनत का पार्ट बना लिया। इल्तुतमिश ने मंगोल इन्वेडर से एम्पायर को डिफेंड किया और राजपूत्स के एक्सपेंशन को भी स्टिफ रेजिस्टेंस दिया। 1221 में इल्तुतमिश ने चंगेज खान के इन्वेजन को भी रोक दिया। उसने ही कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार यानी विक्ट्री टावर कंस्ट्रक्शन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। इसका नाम फेमस सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत में 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर टांका और कॉपर जीतल। इंडिया में इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की। इस सिस्टम में एक टर्किश चीफ को एक पीस ऑफ लैंड अलॉट किया जाता था, जिसको इक्ता बोलते थे। ये टर्किश चीफ स्टेट को दिए जाने वाले लैंड रेवेन्यूज और टैक्सेस को कलेक्ट करता था। इसके बदले में उस टर्किश चीफ को एक ट्रूप्स की टुकड़ी को मेंटेन करना होता था, जो रूलर की सर्विस के लिए होती थी। ये ग्रांट हेरिडिटरी नहीं थी और सुल्तान के प्लेजर पर दी जाती थी। तो दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इल्तुतमिश ही नॉर्थ इंडिया की टर्किश कॉन्क्वेस्ट्स का रियल कंसोलिडेटर था। 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और उसको सक्सीड किया उसकी डॉटर रजिया सुल्ताना ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रजिया सुल्तान के रूल के बारे में। रजिया सुल्ताना, रेन 1236 टू 1239। अपने रेन के लास्ट ईयर में इल्तुतमिश सक्सेशन के लिए वरिड था। उसके बेटों को वो थ्रोन के लिए वर्दी नहीं मानता था, इसलिए उसने नोबल्स और थियोलॉजियंस को अग्री करवाकर अपनी डॉटर रजिया को थ्रोन के लिए नॉमिनेट किया। रजिया का नॉमिनेशन उस समय के हिसाब से एक नॉवल स्टेप था। रजिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमन थी जिसने दिल्ली पर राज किया। रजिया का रूल सिर्फ 3 साल का रहा, लेकिन उसके कई इंटरेस्टिंग फीचर्स थे। रजिया का रेन मोनार्की और टर्किश चीफ्स के बीच पावर स्ट्रगल की शुरुआत थी। इन चीफ्स को चहलगनी कहा जाता था। चहलगनी सल्तनत के 40 इंपॉर्टेंट नोबल्स थे। इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये चीफ्स थ्रोन पर एक पपेट को बैठाना चाहते थे जिसको वो कंट्रोल कर पाते। इल्तुतमिश ने इन चीफ्स को हमेशा ही इग्नोर किया। बढ़ते एरोगेंस और पावर ड्रंक होने के कारण मोनार्की और चीफ्स में फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। रजिया ने फीमेल अपैरल्स को डिस्कार्ड करके कोर्ट में बिना वेल के प्रोसीडिंग्स करना चालू कर दिया। उसने वॉर में आर्मी को लीड भी किया। रणथंबोर राजपूत्स के अगेंस्ट उसने एक्सपीडिशन भेजे, उनको कंट्रोल करने के लिए, और पूरे किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया। एक इंटरनल रिबेलियन के चलते रजिया को इम्प्रिजन कर दिया गया, लेकिन वहां से फ्री होकर उसने दिल्ली को कैप्चर करने का फिर से अटेम्प्ट किया। इस रिबेलियन में रजिया ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, पर उसकी हार हुई और उसे मार दिया गया। रजिया सुल्ताना को उसके ब्रदर मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सक्सीड किया। रजिया के बाद कई रूलर्स रहे जो कि प्रोमिनेंट नहीं थे, अंटिल घियासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। एरा ऑफ बलबन 1265 टू 1287। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, टर्किश चीफ्स और मोनार्की के बीच की पावर टसल अब भी जारी थी। 1246 में इल्तुतमिश के यंगर सन नसीरुद्दीन महमूद ने थ्रोन संभाली। बलबन नसीरुद्दीन महमूद के नायब यानी डेप्यूटी की पोजीशन पर था। महमूद एक वीक रूलर था। सल्तनत का इफेक्टिव रूलर बलबन ही था, जो चहलगानी की हेल्प से रूल कर रहा था। बलबन ने अपनी एक बेटी की शादी नसीर से करवाकर अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया। बलबन की लगातार बढ़ती अथॉरिटी से कई टर्किश चीफ्स एलियनेटेड हो गए, क्योंकि सुल्तान पर अब उनकी पावर और इन्फ्लुएंस कम हो गई थी। इसी के चलते 1253 में एक कंस्पिरेसी के तहत चीफ्स ने बलबन को उसकी पोजीशन से एक्सपेल कर दिया। उसकी जगह एक इंडियन मुस्लिम इमादुद्दीन रेहान को नायब बनाया गया। बलबन स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हो गया और स्टेप डाउन करने के बाद 1.5 साल में अपने कई अपोनेंट्स को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद उसने एक मिलिट्री शोडाउन के लिए प्रेपरेशन चालू की। सुल्तान नसीर ने बलबन की सुपीरियर स्ट्रेंथ को देखकर रेहान को एक्सपेल कर दिया और बलबन को फिर से नायब बना दिया। 1265 में सुल्तान नासिर की डेथ हो गई और कोई मेल एयर न होने के कारण बलबन ने फाइनली थ्रोन को सक्सीड किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बलबन।
बलबन का रेन एक स्ट्रांग और हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। वो लगातार मोनार्की की प्रेस्टीज और पावर को इंक्रीज करना चाहता था, क्योंकि वो ये समझ गया था कि यही एकमात्र तरीका है उसके सामने आने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर्स को फेस करने का। थ्रोन के क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए बलबन ने खुद को लेजेंडरी इरानियन किंग अफरासियाब का डिसेंडेंट बताया। खुद को टर्किश नोबिलिटी का हिस्सा प्रूव करने के लिए नोबिलिटी का चैंपियन बनकर खड़ा हुआ। नोबल फैमिलीज के अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अलाउड नहीं था। बलबन ने खुद को टर्किश नोबिलिटी का चैंपियन तो क्लेम किया, लेकिन किसी के साथ भी पावर शेयर करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, अपने फैमिली मेंबर्स से भी नहीं। बलबन एक स्ट्रिक्ट रूलर था और उसके कोर्ट में स्ट्रिक्ट ओबीडियंस फॉलो किया जाता था। छोटे से ऑफेंस के लिए भी सिवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी। नोबल्स को चेक में रखने के लिए उसने स्पाइस का एक सिस्टम बनाया हुआ था। नवरोज, जो कि एक पर्शियन फेस्टिवल था, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस बलबन ने ही किया। बलबन के रूल में पंजाब में इस्लाम में लार्ज स्केल कन्वर्जन्स देखने को मिले। चहलगनी यानी टर्किश नोबल्स की पावर को बलबन ने ब्रेक कर दिया और मोनार्की की पावर और प्रेस्टीज को एस्टैब्लिश किया। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी का प्रमाण बलबन ने दिया। उसकी अथॉरिटी को ट्रांसग्रेस करने पर चाहे कितना भी बड़ा लैंडेड ओनर क्यों ना हो, उसको पनिशमेंट दी जाती थी। बलबन ने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी ऑर्गेनाइज की, जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और मंगोल्स को रिपेल करने में आसानी हुई। इसके लिए उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी दीवाने अर्ज को रीऑर्गेनाइज किया। बलबन के रेन में दिल्ली तो ठीक, लेकिन उसके आसपास के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटीरियोरेट होती चली गई। गंगा, जमुना, दोआब और अवध के रीजन में रॉबर्स और डेकॉइट्स का आतंक बढ़ता चला गया। इनको रोकने के लिए बलबन ने हार्श मेथड्स का यूज किया, जैसे मेवात के मियोज एथनिक ग्रुप को रूथलेसली मार दिया। फॉरेस्ट्स क्लियर कर दिए गए और रेबल करने वाले विलेजर्स को डिस्ट्रॉय करके मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को स्लेव बना लिया गया। लोगों को अपनी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ से इंप्रेस करने के लिए बलबन ने एक मैग्निफिसेंट कोर्ट बनवाया। इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि नोबल्स उसके इक्वल पोजीशन पर नहीं हैं, उसने सिजदा और पाइबॉस यानी प्रोस्ट्रेशन और किसिंग मॉनर्क्स फीट जैसी सेरेमनीज को करने पर इंसिस्ट किया। मंगोल इन्वेजन के चलते सेंट्रल और वेस्ट एशिया में जब मोस्ट मुस्लिम स्टेट्स डिसअपियर हो गए, तब बलबन और दिल्ली सल्तनत ही चैंपियंस ऑफ इस्लाम के रूप में खड़े रहे। बलबन को दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स कहा जाता है। मोनार्की की पावर को असर्ट करके बलबन ने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रेंथन किया और फाइनली 1286 में बलबन की डेथ हुई। आइए अब इस लेक्चर का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन: बलबन की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत में फिर से सक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फाइनली बलबन के ग्रैंडसन कैकुबाद ने थ्रोन को सक्सीड किया, पर 1290 में उसकी भी डेथ हो गई। डायनेस्टी के मेंबर्स के बीच इंटरनल फ्रिक्शन ने सल्तनत के लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया। बीच में कई वीक रूलर्स के आने से भी सल्तनत वीक हो गई थी। नॉन टर्क्स को लार्ज स्केल में पावर और अथॉरिटी की पोजीशन से एक्सक्लूड करने के कारण और पूरी गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में देकर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता चला गया, जिनके कारण फ्रेश डिस्टर्बेंसेस और ट्रबल्स क्रिएट होने लगे। इन्हीं वीकनेसेस का फायदा उठाकर खिलजीज ने 1290 में बलबन के सक्सेसर्स को रिप्लेस करके ममलूक डायनेस्टी का एंड किया और खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।